मॉन्स्टर से शादी? मुझे मॉन्स्टर से शादी करके उसके बच्चे को जन्म देना होगा। आस्था, धीरे बोलो, बाहर कोई सुन लेगा। नहीं मामी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं उस मॉन्स्टर के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। मामी जी प्लीज, आप हमें किस जन्म की सजा दे रही हैं? इतना कहकर आस्था फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसकी मामी को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई। मासूम सी, फूल सी नाजुक आस्था को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई बस उसे निहारता रहे। और दूसरी तरफ था हैंडसम मॉन्स्टर। आखिर क्या है ये माजरा? आइए सुनते हैं अभी यही बिल्कुल फ्री। प्रियंका दीदी, आपकी शादी हो और हम आए नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कल का ही दिन था कि आस्था खुशी खुशी अपनी मामी की लड़की की शादी के लिए गांव से शहर आई थी। बचपन से ही अनाथ आस्था को उसकी नानी ने पाल पोस कर बड़ा किया। उसका एक ही सपना था कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना, लेकिन ये सब हुआ कैसे आस्था बन गई दुल्हन। आज बेंगलुरु के एक 7 स्टार होटल में हजारों लोगों की भीड़ और कैमरों की चमक के बीच मंच पर बैठे देश के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया की शादी का दिन था। लेकिन मंडप में बैठा दूल्हा अपनी दुल्हन के इंतजार की जगह अपने लैपटॉप और फोन में बिजी था। तभी पंडित जी ने दुल्हन के पिता से कहा, जजमान, शादी का मुहूर्त पास है, लड़की को मंडप में बुलाइए। इधर मंडप में शहनाई बज रही थी, लेकिन दुल्हन के कमरे में एक अजीब सी शांति थी। अरमान की दुल्हन प्रियंका को अरमान के दादू यानी आलोक सिंघानिया ने चुना था। प्रियंका उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क मनोज मल्होत्रा की बेटी थी। जैसे ही मनोज जी अपनी बेटी प्रियंका के कमरे में घुसे तो अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रियंका मंडप में आने से ठीक पहले गायब हो चुकी थी। जैसे ही ये बात उसके माता पिता को पता चली तो उनके पैर कांपने लगे। तभी वहाँ खड़े आलोक जी को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है तो वो भी उस ओर बढ़ गए। उन्हें देखते ही दुल्हन के पिता ने कहा, प्रियंका तैयार हो रही है, बस कुछ ही देर में आ जाएगी। लेकिन ये झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि अरमान के दादाजी ने कमरे के अंदर से आ रही रोने की आवाज सुन ली थी। उन्होंने एक झटके में कमरे का दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। अंदर एक सिंपल, मासूम लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की रो रही थी, जिसका नाम था आस्था। प्रियंका कहाँ है और ये सब तमाशा क्या है? प्रियंका की माँ सीमा कांपती आवाज में बोली, सर, प्रियंका भाग गई और हमें पूरा यकीन है इस आस्था ने ही उसे भगाया है। मैंने कुछ नहीं किया मामी, मुझ पे भरोसा कीजिए प्लीज। जहाँ सब डर और गुस्से में थे, वहीं आलोक सिंघानिया ने कड़क आवाज में बोला, आज ये शादी हर हाल में होगी। दुल्हन भाग गई है तो उसकी जगह कोई और बैठेगा, वरना अरमान के गुस्से से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते ही दुल्हन की माँ सीमा ने आस्था को उनके सामने धकेलते हुए कहा, ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसलिए इसका हर्जाना भी इसी को भुगतना पड़ेगा। ये बनेगी अब अरमान की दुल्हन। आस्था की आंखों में डर था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं शादी नहीं करना चाहती। चुप कर अपनी जुबान और जैसा कहती हूँ वैसा कर। बेटा, अगर तूने आज ये शादी नहीं की तो अरमान सिंघानिया हम सबकी जान ले लेगा। तू नहीं जानती वो कितना खतरनाक है। आस्था के पास वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार जल्दी ही उसे एक शादी का जोड़ा पहनाया गया और उसके सिर पर लंबा सा घूंघट डाल दिया गया। अरमान ने जल्दी जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए गले में मंगलसूत्र पहना दिया। आलोक सिंघानिया ने उसकी पूरी जन्म कुंडली अपने हाथों में मंगवा ली थी। लेकिन जैसे ही आलोक जी की नजर आस्था के माँ बाप जो कि एक्सीडेंट में मारे गए थे उनकी डिटेल्स पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए और वो खुद से बुदबुदाते हुए बोले, पहले मैंने सोचा था कि इस लड़की को 2-4 दिन के बाद तलाक दिलवाकर आजाद करवा दूंगा, लेकिन अब नहीं, ये जिंदगी भर अरमान सिंघानिया की पत्नी बनकर ही रहेगी। कहते हैं सिंघानिया मेंशन के दरवाजे पर पैर रखना हर लड़की का सपना होता है, लेकिन आस्था के लिए ये उस सपने की शुरुआत नहीं, उसकी बर्बादी की दहलीज थी। क्या तुम गाड़ी से उतरोगी या यहीं बैठी रहोगी? आस्था को पता था कि अरमान का गुस्सा काफी भयानक है, लेकिन इसके उलट उसने आगे जो किया वो देखकर सब सन्न रह गए। उसने अगले ही पल आस्था को अपनी गोद में उठाया और लंबे लंबे कदम भरते हुए घर के अंदर आ गया। जैसे ही आस्था अंदर आई उसने राहत की सांस ली। पहली बार वो अपने नए घर में अकेली थी। उसने जल्दी से दरवाजा अंदर से लॉक किया, घूंघट हटाया और एक लंबी गहरी सांस ली। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर पड़ी उस कमरे में जहाँ वो खड़ी थी। वहाँ की सभी चीजें बेहद महंगी और इम्पोर्टेड थी और बीचों बीच पड़ा हुआ एक किंग साइज का बड़ा सा बेड था। इतनी महंगी महंगी चीजों को आस्था बड़ी हैरानी से देख रही थी। ये
ये सब तो मैंने सिर्फ सीरियल्स और फिल्मों में ही देखा था। तभी अपने आप से बात करती आस्था धीरे धीरे कमरे में लगे आईने के सामने आ गई और जब उसने खुद को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे आईने में वो नहीं कोई और खड़ा हो। सूजी आंखें, लाल नाक, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वो मासूमियत बरकरार थी। तभी उसे याद आया कि वो अरमान के कमरे में मौजूद है। उधर रात के 2 बजे जब सारा घर सो रहा था तब अरमान ने अपना काम खत्म किया और वो अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगा। उसने अपनी फिंगरप्रिंट आईडी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। बेड के एक कोने पर आस्था सोई हुई थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। दादाजी को क्या जरूरत थी इसे मेरे कमरे में भेजने की? ये शादी तो सिर्फ नाम की है और वैसे भी मेरी जिंदगी में किसी भी लड़की की कोई जगह नहीं। तब अचानक अरमान ने अपनी जेब में हाथ डाला और जल्दी ही एक गन उसके हाथों में थी। गुस्से में उसने उस बंदूक से आस्था के बेड से थोड़ी ही दूरी पर रखे एक वाज पर फायर किया। अब जैसे ही आस्था के पास वाज में फायर हुआ, आस्था तुरंत उठकर बैठ गई और उसने जोरों से चीख मार दी। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब इस तरह से गन चलने की आवाज के शोर से अरमान के दादाजी और उसका भाई आहान सब घबरा गए। दादू, गोली की आवाज अरमान भाई के कमरे के ओर से आई और वो दौड़ते हुए ऊपर आकर जोर जोर से अरमान के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। जैसे ही अरमान ने दरवाजा खोला तो दादाजी गुस्से में बोले, अरमान, ये क्या बदतमीजी है? आस्था को डराने की क्या जरूरत थी? अरमान ने ठंडी लेकिन तेज नजर से दादाजी की ओर देखा। दादाजी, आपके कहने पर मैंने ये शादी की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे निभाऊंगा भी। शुक्र मनाइए कि गोली इसके सिर में नहीं लगी। जैसे ही अरमान की कही ये बात सबके कानों तक पहुंची तो कमरे का माहौल सन्नाटे में बदल गया। लेकिन तभी उसके भाई आहान ने बोला, अरमान ब्रो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाभी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। अपनी बकवास बंद करो आहान। किसने कहा कि ये तुम्हारी भाभी है? जाओ जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करो। अरमान के ऐसा बोलते ही दादाजी आस्था को अपने साथ नीचे लेकर आ गए। अब वहाँ सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे। दादाजी ने आस्था का हाथ थामा और बोले, बेटा, माफ करना, हम जानते हैं कि तेरे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। दादाजी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। बेटी, अगर तुम अरमान को पूरी तरह से बदल दोगी तो मैं तुम्हारे डॉक्टर बनने के सपने को हकीकत बना दूंगा। ये मेरा पक्का वादा है। जैसे ही आस्था ने ये सुना, एक बार फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक नजर आ गई। दादाजी ने आस्था की तरफ देखते हुए एक बार फिर से कहा, मैं जानता हूँ ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो। चलो, फिलहाल रात काफी हो गई है, तुम इस कमरे में सो जाओ। आस्था अगली सुबह जब सोकर उठी, पहली बार शहर की सुबह इतनी सुहानी लगी। वो कुछ सोचते हुए धीरे धीरे गार्डन की ओर बढ़ गई। गार्डन में पहुंचते ही उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। रुको, ये गलत कर रहे हो तुम। तभी वो आदमी आस्था की तरफ मुड़ा। तभी आस्था ने तुनक कर कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से और तुम मुझे ही घूर रहे हो। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अरमान था। अरमान का सिर्फ और सिर्फ एक ही शौक था, पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। अरमान के घर के गार्डन में तो दुनिया के सबसे महंगे महंगे पौधे मौजूद थे, जिनकी देखभाल खुद अरमान किया करता था। इस बात का पता बेचारी आस्था को बिल्कुल भी नहीं था। वहीं अरमान भी आस्था की सच्चाई से बेखबर था। उसने आस्था को देखते हुए गुस्से में बोला, हाउ डेयर यू! तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? अभी भी मौका है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अब अपना बोरिया बिस्तर समेटो और भाग जाओ यहाँ से। वैसे भी आस्था बहुत कम लोगों को ही सलाह देती है। अचानक अरमान ने अपने हाथ से उस बड़ी सी कैंची को फेंक दिया और सीधा आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। आस्था इस वक्त अरमान के बेहद करीब थी। एक पल को अरमान भी उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। तभी आस्था तेज आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से मेरा हाथ पकड़ के खींचने की? नौकर हो तो नौकर बनकर ही रहो, समझे? जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमान उसकी ओर गुस्से से आग बरसाते हुए बोला, नौकर? तुमने अभी मुझे नौकर कहा? लगता है तुम्हें सच का पता नहीं। लो कर लो बात, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मैं यहाँ तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने आई हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही तड़ी दिखा रहे हो। तड़ी? ये तड़ी क्या होता है? आस्था अपना हाथ माथे पर मारती है और बोलती है, हे भगवान, लगता है उस मॉन्स्टर ने घर में नौकर भी अपने जैसे ही रखे हैं। सुनो, तड़ी का मतलब धमकी। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ और तुम हो कि मेरे सामने ही टशन झाड़ रहे हो। ये सुनते ही अरमान गुस्से में बिना पलक झपकाए आस्था को देखने लगा था। वो कुछ बोलता कि तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। भाभी, भैया तो घर पे है नहीं,
फिर आप किससे बात कर रही हैं? आस्था ने पलटकर देखा तो दरवाजे पर आहान खड़ा था, जो कॉलेज से आज जल्दी लौट आया था। दरवाजे पर खड़े आहान को सिर्फ आस्था बोलते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसकी नजर अरमान पर पड़ते ही उसके होश उड़ गए। वो पसीने से तर हो गया और हकलाते हुए बोला, भाभी भाभी मेरा मतलब मैडम आप अंदर चलिए अभी प्लीज प्लीज। इतना बड़ा धोखा, इस झूठ को छुपाने की क्या वजह थी तुम सबकी? आहान को दादाजी की बात याद थी कि अरमान को अब तक ये नहीं बताया गया था कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से करवाई गई थी, लेकिन अनजाने में उसने ये सच अरमान के सामने ला दिया था। पर आप मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? इधर आहान ने हकलाते हुए अरमान से कहा, अरमान भाई मैं समझा सकता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। जैसे ही आहान ने अरमान को उसकी शादी का पूरा सच बताया तो उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा। इधर जैसे ही आस्था को पता चला कि वो जिससे बहस कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि अरमान ही था, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसका शरीर पसीने से नहा गया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरमान ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक झटके में अपनी गन निकाली। अरमान, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी बीवी हूँ मैं। मुझे झूठ और धोखा देने वाले लोगों से सख्त नफरत है। ये कहते हुए अरमान ने अगले ही पल ट्रिगर पर रखी अपनी उंगली दबा दी। ये देखकर आस्था के मुंह से एक तेज चीख निकल गई। आस्था के माता पिता की डिटेल्स देखकर क्यों चौंक गए थे दादाजी? और अगर आस्था इस बार भी बच गई तो क्या वो अरमान के पत्थर दिल को पिघलाने में हो पाएगी कामयाब? और शुरू होगी एक प्रेम कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।